प्रिय मित्रों, नमस्कार। लगभग एक वर्ष पश्चात पुनः मिले हैं। इस एक वर्ष में कोरोना की दूसरी लहर में कितने मित्रों को मैंने खो दिया है। उन्हें श्रद्धांजलि कहते हुए मेरी आंखें नम हो आई हैं। बहुत कुछ बदल गया है। कुछ मित्रों का आग्रह हुआ कि इस 15 अगस्त से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष आरंभ हो रहा है, इस पर कुछ कहूं। मित्रों, 15 अगस्त 1947 से चल करके इस प्लेटिनम जुबली मनाते हुए किसे गर्व और उल्लास नहीं होगा। तो आप सबको प्लेटिनम जुबली वर्ष के आरंभ की बहुत बहुत बधाइयां। हमारा भारत सदा आगे बढ़ता रहे, हमारा तिरंगा सदा ऊंचा फहराता रहे और भारत का हर नागरिक सुख समृद्ध रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। मित्रों, कल से स्वतंत्रता की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन आरंभ हो जाएगा। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई और कोरोना बीमारी से अस्त व्यस्त और चोट खाए अर्थ चेतन भारत की 135 करोड़ जनता के सामने प्रस्तुत की जाएंगी समृद्ध भारत की झलकियां और झांकियां। सत्ता पक्ष को सुनहरा अवसर मिल जाएगा राष्ट्रभक्ति का अपना नया प्रोफाइल प्रस्तुत करने का। गोदी मीडिया में नई जान फूंक दी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट की नई मोटी खेप के रूप में जनता के टैक्स की मोटी राशि और समाचार पत्रों के फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट्स की नई खेत का साल भर का सिलसिला होगा शुरू। अगले वर्ष 6 राज्यों के विधानसभा के चुनावों को देखते हुए जनता के पैसे से खरीदे चंदन को घिस करके फिर जनता के ही माथे पर तिलक लगाने का एक स्वर्ण अवसर। समारोह होंगे, नाच गाने होंगे, ठुमके होंगे, बॉलीवुड के गोदी सितारे भी झोली भरेंगे और कुछ पुराने कुछ नए राष्ट्रभक्ति के गीत डीजे पर बजेंगे। कुछ मेडल विशेष लोगों को प्रदान किए जाएंगे, कुछ कवि सम्मेलन होंगे, कुछ नई योजनाएं परियोजनाएं को कागज पर उतार करके घोषणाएं की जाएंगी और वोटों की नई फसल उगाने और काटने की पुरजोर कोशिश के साथ यह प्लेटिनम वर्ष भी ऐसे ही बीत जाएगा जैसा कि 25 वर्ष पहले स्वर्ण जयंती वर्ष बीत गया था और बेचारी 135 करोड़ जनता वहीं खड़ी रह जाएगी जहां से वह पहले से 75 वर्षों से खड़ी होती आ रही है, भूखी, प्यासी और बीमार। तो यूं सेलिब्रेट होते हैं हमारे कुछ विशेष पर्व और वर्ष, नाचते गाते खाते पीते ठुमते झुमकते। क्या हमें सेलिब्रेशन का वास्तविक अर्थ भी मालूम है? इसका अर्थ होल्ड अप, अर्थात इस अवसर के वास्तविक अर्थ को फिर से स्मरण करना, उसे वैसा ही बनाए रखने के लिए। मेरा जन्म देश की राजधानी में स्वतंत्रता मिलने के 7 वर्ष के पश्चात हुआ। तब दिल्ली की आबादी बहुत कम थी, दिल्ली बहुत छोटी थी। मैंने दिल्ली की कम चौड़ी सड़कों पर बसें कम और बैलगाड़ियां और तांगे चलते हुए अधिक देखे थे। दिल्ली की सड़कें कम चौड़ी थी परंतु लोगों के सीने अधिक चौड़े थे, पूरे 56 इंच वाले थे और उन 56 इंच के सीनों में ईमानदारी थी, सच्चाई थी और राष्ट्रभक्ति थी। 1965 की भारत पाक वार में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री के आह्वान पर सभी लोगों ने और मैंने भी प्रत्येक सोमवार को अन्न त्याग व्रत किया ताकि अनाज की कमी होने के कारण अनाज की वह खेप जवानों को भेजी जा सके। लोग भूखे रहे परंतु अपनी सेना को भूखा नहीं रहने दिया। माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने अपने आभूषण देश के लिए दान कर दिए। आज के प्रधानमंत्री यह आह्वान तो करके देखें, शायद लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, कारण कि तब लोगों का विश्वास था अपने नेताओं में। नेताओं ने लोगों के विश्वास को जीता था। आज लोगों का विश्वास अब अपने नेताओं पर नहीं है। सब जानते हैं नेता बेईमान हैं, ठग हैं, अपना और मित्रों का घर भरने के लिए आए हैं। तब एमपी और एमएलए जनता के सेवक थे, आज जनता इन बेईमान नेताओं की सेवक है। बड़े बड़े बंगले, हथियाए, लाल बत्ती और हूटर वाली महंगी कारों के काफिले लिए हुए चलते हैं। बेईमानी का पैसा स्विस बैंक में भरने के लिए, पैसा, ताकत और रुतबा लिए हुए ये जन सेवक नहीं हो सकते। ये नई परिभाषा के नए जमाने के निजाम हैं, ये नवाब हैं, ये राजा और महाराजा हैं 2021 वर्ष के दशकों के। धन पशु होने के साथ साथ इन नेताओं और निजामों के पास इनके अदालतों में चल रहे गुनाहों की भी, क्राइम्स की लंबी लंबी फहरिस्तें हैं। जनता है बेचारी की हर पंचवर्षीय चुनावों में यह सोचकर के निजाम बदल लेती है कि हमने पुराने बेईमान निजाम को उसकी सजा दे दी और फिर नया निजाम चुन लेती है एक नई उम्मीद के साथ। परंतु नया निजाम भी पहले वाले 19 के मुकाबले में 21 निकलता है। बेचारी जनता का चीरहरण तो होता रहता है और कोई कृष्ण उसे बचाने के लिए अवतार नहीं लेता
और दुर्योधन, दुशासन और उसके जैसे अन्य कौरव उसके भाई ठाके लगाते हुए इसके प्रजातंत्र का लगातार चीरहरण करते हुए आ रहे हैं। तो जायजा लेते हैं 75 वर्ष की लंबी यात्रा के इस पड़ाव पर हम हैं कहां। आज माँ बाप का घर बर्तन बेच करके बच्चे सर्टिफिकेट डिग्रियां लेकर के खड़े हैं, नौकरियां नहीं है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री लिए हुए नौनिहाल जोमेटो की डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। अपने बड़े मकानों का हिस्सा काट काट करके बेचते हुए उनके माता पिता किराएदार बन गए हैं। जनसंख्या का विस्फोट होकर के आज यदि जनसंख्या हो तो अनुमान है कि हम लगभग 160 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके होंगे। ये 160 कुपोषित पेट आज लड़ रहे हैं किस लिए? सिर्फ आरक्षण के दायरे में आने के लिए। आरक्षण क्या है? आरक्षण वह शैतान है जिसे इन नेताओं निजामों ने पैदा किया, भाई को भाई से लड़ा करके अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए और राज करते रहने के लिए। भारत वह अकेला देश बन गया है जहां नौकरी और विधानसभा लोकसभा की सीट मेरिट पर नहीं बल्कि जन्म और जाति से निर्धारित हो जाती है। मेरिट तो देश छोड़ करके भागने और किसी अन्य देश की नागरिकता लेने के काम आती है। कुछ मुट्ठी भर अमीर और अधिक अमीर हो चुके और गरीबों की संख्या रॉकेट की गति से अधिक तीव्रता से बढ़ी है। संविधान का अर्थ ही बदल गया है। संविधान अर्थात संविधान सबके लिए समान विधान, परंतु हमारा देश है बहुविधान का। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग तो महिला के लिए अलग, अगड़े के लिए अलग तो पिछड़े के लिए अलग, सवर्णों के लिए अलग तो दलितों के लिए अलग, अमीर के लिए अलग विधान है तो गरीब के लिए अलग विधान है। सत्ता दल के पास जैसे ही बहुमत अधिक प्रबल आ गया तो वह तुरंत ही संविधान में अपने फायदे के मुताबिक नए नए अमेंडमेंट कर डालता है। संविधान में इस 75 वर्ष की यात्रा में 150 के लगभग संशोधन लगभग हो चुके हैं, ऐसा मैं समझता हूं। राजनीति उचित शब्दों से नहीं, सुविधा से प्रेरित है। शिक्षा और स्वास्थ्य अमीर के लिए अलग है तो गरीब के लिए अलग है। आपकी भैंस सिर्फ आपकी तभी रह सकती है अगर आपके पास लाठी भी है, और अगर आपके पास एक मजबूत लाठी और आप उसे अच्छी तरह से चलाना भी जानते हैं तो फिर आपकी भैंस तो अपनी है ही, पड़ोसियों की भैंसें भी आपकी हो जाती हैं। प्रजातंत्र है स्कूल की किताबों में, और उन किताबों में उसके बहुत कसीदे भी पढ़े जाते हैं, लेकिन वास्तविकता के देखने में यह दिखाई देता है जैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आप एक दल विशेष से प्रभावित होकर के अपना वोट देकर के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं किसी को, परंतु अपने को आप पाते हैं ठगा सा जब वह अपना सुविधा शुल्क या फिर सुविधाएं पा करके किसी दूसरे दल में चला जाता है और दलों की दलदल आपके देश की राजनीति चलाती है, सरकार बनाती है। प्रजातंत्र के चार खंभे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका और प्रेस सब गल चुके हैं। पैसे की मलाई इतनी चिकनी है कि सभी उसमें फिसल जाते हैं। शर्म तो छोड़ दीजिए, बेशर्म होना बड़प्पन की एक कला है। सब एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। झूठ इतना कि सच बेचारा मुंह छिपा करके कहीं दबा रहता है। आज कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है हमारे पास कि देश के और प्रजा के हित के लिए वो खड़ा हो जाए। आज है तो कोई अन्ना हजारे जैसे जो बहुत बड़ा ड्रामा करके अपना एजेंट छोड़ करके उसे सीएम बनवा करके कहीं दूर जा बैठते हैं और देश के लोग ठगे से खड़े रह जाते हैं, और आगे से किसी जयप्रकाश नारायण के आने की सारी उम्मीदें भी समाप्त हो जाती हैं क्योंकि विश्वास खत्म हो जाता है। देश का किसान 9 महीने तक सड़कों पे पड़ा रहता है, कोई नहीं पूछता उसे। अपनी मांगों के लिए वो पड़ा है तो बस पड़ा ही रह जाता है, और राजा अपने महल को बड़ा और पहले से अधिक सुंदर बनाने में रत रहता है। कोरोना की महामारी में हाहाकार होता है। हम टीवी पर लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखते हैं, परंतु सरकारें कहती हैं ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। टीवी और कैमरे सब झूठे हैं, बस वो सच्चे हैं क्योंकि वो दूध में धुले हुए हैं। हजारों लाशें गंगा में बहती हुई हम देखते हैं, रेत में दबी हुई हम देखते हैं टीवी पर, परंतु वे कहीं भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होती। समझ में नहीं आता कि सरकार सच्ची है या कैमरा। हमें सरकार को ही सच मानना पड़ता है क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सरकार है, वह राजा है, वह
भगवान का प्रतिरूप है और वो तो साक्षात ईश्वर होता है। वह कैसे झूठ बोल सकता है? यह भारत है, यह अमेरिका नहीं है, जहां राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अपनी सहायिका मोनिका लेविंस्की के बारे में एक जरा सा छोटा सा झूठ बोलने पर उसका इंपीचमेंट हो जाता है और उसे पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी पड़ती है और राष्ट्र के द्वारा क्षमा करने के बाद ही वह फिर से अपने पद पर बैठ सकता है। मुझे एक शेर याद आता है, एक चाक हो तो गरेबा सी डालू यारब, एक चाक हो तो गरेबा सी डालू यारब, फाड़ डाला है जालिमों ने तार तार करके। इसका अर्थ है, कमीज में अगर एक जगह कट लग गया हो तो उसे तो मैं रफू करके सी भी लूं, परंतु जब जालिमों ने उसे फाड़ फाड़ करके कतरनों में बदल दिया हो तो फिर क्या किया जा सकता है? ऐसे में तो जालिमों को ही सजा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और यह काम तो कौन करेगा? जनता को करना होगा, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। जनता ही सचमुच में मालिक है, ये जनसेवक हैं। ये जनता को ही करना होगा, जनता की अदालत में होगा, जालिमों को खड़ा करना होगा, जनता को ही जज बनना होगा और जनता को ही जेलर बनना होगा। हर परिवार को अपने घर में एक भगत सिंह पैदा करना ही होगा। हर बस्ती को, हर जनपद को एक एक सुभाष चंद्र बोस पैदा करके देना होगा और फिर इन सब दलों की दलदल को निकाल करके बाहर करके फिर से एक लाल बहादुर शास्त्री आएगा, उसे आप अपना नेता चुनेंगे और फिर से प्रजातंत्र बहाल होगा। यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि भारत के प्रजातंत्र की प्लेटिनम जुबली की कोई सार्थक परिभाषा है और सार्थक एक उत्सव है। चलिए फिर से एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए तिरंगे को फिर से फहराएं, एक उम्मीद के साथ कि प्रजातंत्र फिर बहाल होगा। यही कहकर के मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बधाइयों सहित।